नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की क्या हैं हेडलाइंस। खान अब्दुल गफ्फार खान की मनी पुण्यतिथि। सीमांत गांधी के नाम से थे प्रसिद्ध। स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई थी अहम भूमिका। हैदराबाद में बनेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्री 4.0 को मिलेगा बढ़ावा। ऑटोमेशन आधारित है इंडस्ट्री 4.0। और भारत में 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन। शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना भारत। गन्ने के उत्पादन में यूपी प्रथम। खबरों को शुरू करने के पहले एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए खबर शुरू करें। 20 जनवरी के दिन खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनकी मृत्यु 20 जनवरी 1988 को पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट के दौरान हो गई थी। उन्हें फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, फक्रे अफगान के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 6 फरवरी 1890 को वर्तमान पाकिस्तान के पश्तून परिवार में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। इन्होंने साल 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया था। इन्हें रेड शर्ट संगठन के नाम से भी जानते हैं। इस संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। इस संगठन ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को प्रोत्साहन और हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े हिमायती रहे। महात्मा गांधी के करीबी माने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध के समय उनके साथ आए। वे भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे। भारत सरकार ने साल 1987 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। वे भारत रत्न से नवाजे गए पहले गैर भारतीय थे। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2002 में यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनैतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने का, या फिर पठान क्षत्रिय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हैदराबाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तैयार किया जाएगा। ये देश का पहला थीमेटिक सेंटर होगा जो लाइफ साइंसेज और हेल्थ पर फोकस करेगा। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार और विश्व आर्थिक मंच के बीच दावोस समिट के दौरान समझौता किया गया है। यह सेंटर स्वायत्त और नॉन प्रॉफिट संस्था के तौर पर काम करेगा। इसका मकसद लाइफ साइंसेज और स्वास्थ्य के नीति और प्रशासन से जुड़े मुद्दों को डील करना होगा। गौरतलब है कि तेलंगाना भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में 35% की हिस्सेदारी रखता है। वहीं यह वैक्सीन के ग्लोबल आउटपुट में 1/3 की हिस्सेदारी रखता है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री 4.0 को रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। किसी मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है जब उसका प्रभाव समाज की कई डायमेंशंस पर दिखे। 18वीं शताब्दी में मशीनों के जरिए उत्पादन की शुरुआत हुई जिसमें पानी और भाप का इस्तेमाल हुआ। इसे इंडस्ट्री 1.0 कहा गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में श्रम और मशीन की सहायता से असेंबली लाइन के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत हुई। यह इंडस्ट्री 2.0 कहलाई। वहीं 20वीं शताब्दी में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ऑटोमेटिक उत्पादन की शुरुआत हुई जिसे इंडस्ट्री 3.0 कहा गया। ठीक उसी तरह अब 21वीं शताब्दी में इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग पर काम जारी है जिसमें डेटा क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स अहम भूमिका अदा करते हैं जिसे इंडस्ट्री 4.0 कहा जा रहा है। इंडस्ट्री 4.0 4 मुख्य कारकों पर आधारित है: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा। इंडस्ट्री 4.0 में स्मार्ट फैक्ट्री की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। भारत ने गन्ने के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल भारत ने 2021-22 शुगर सीजन में 5,000 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया। इसमें से 3,574 लाख मीट्रिक टन गन्ने को 394 लाख मीट्रिक टन शुगर में तब्दील किया गया।
इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन शुगर का प्रयोग एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत दुनिया में शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है। साथ ही भारत ब्राजील के बाद शुगर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बनकर उभरा है। गौरतलब है कि एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल एक तरह का अल्कोहल है जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। भारत सरकार ने साल 2018 में जारी की गई नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में बेहतर प्रगति के चलते टारगेट को प्रीपोन करते हुए 2025-26 कर दिया गया है। आपको बता दें कि गन्ना भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में उत्पन्न किया जाता है। भारत में गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। परंपरागत तौर पर गन्ने के उत्पादन में भारत का उत्तरी मैदान गन्ना उत्पादन में आगे रहा है, लेकिन 60 के दशक के बाद दक्षिण भारत में भी इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। उपयुक्त जलवायु के चलते दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर की उपज उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा है। दक्षिण भारत के गन्ने में शर्करा की मात्रा भी ज्यादा होती है। उत्तर भारत में शुष्क ऋतु के लंबे होने के कारण गन्ने का रस जल्दी सूखने लगता है। वहीं दक्षिण भारत में आर्द्र समुद्री जलवायु होने के कारण गन्ने में रस की मात्रा बनी रहती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर ने फेलिसिटेशन सेरेमनी में हिस्सा लिया। ग्रामीण उद्यमी स्कीम को आदिवासी समुदाय को कौशल ट्रेनिंग देने के मकसद से लॉन्च किया गया था, जिससे उनकी समावेशी और सतत ग्रोथ हो सके। आदिवासी समुदाय शिक्षा और कौशल की कमी के चलते संगठित क्षेत्र में रोजगार कम ही हासिल कर पाते हैं। उनकी भागीदारी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इस योजना को संसदीय संकुल परियोजना के तहत लागू किया जा रहा है। संसदीय संकुल परियोजना में ग्रामीण आदिवासी युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें कई क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिकल, सोलर एनर्जी, ई गवर्नेंस, प्लम्बिंग आदि क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये अपना वेंचर शुरू कर सकें। इस योजना के तहत भोपाल में देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में जारी की गई थी। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नेल्सन मंडेला थे। संसदीय संकुल परियोजना सांसदों की देश के बाहर ट्रेनिंग से संबंधित है। कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है। इसकी मूल अवधारणा फिलैंथ्रोपी से जुड़ी है। रॉकफेलर फाउंडेशन, HCL और IKEA फाउंडेशन इसमें प्रमुख सहयोगी हैं। कूट के जरिए सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और सही जवाब है इसका विकल्प डी, यानी तीनों कथन सही है। अगला सवाल है, खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जीजी अनगा, महम अनगा, हमीदा बानो बेगम या फिर नूरजहां? और सही जवाब है विकल्प बी, यानी महम अनगा। खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण अकबर की धाई मां महम अनगा ने करवाया था। तो चलिए आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ठीक से ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर सारे प्रोग्राम्स आपको जो मिल रहे हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई प्रोग्राम छूटे ना। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।